नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योग धाम में। आज की वीडियो में हम बात करते हैं ब्रेन एवं योग, या आप ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ योगा ऑन ब्रेन। तो सबसे पहले हम ब्रेन के कुछ स्पेशल फैक्ट को समझते हैं और साथ में जो है योगिक इंटरवेंशन भी इसमें देखेंगे किस तरीके से योग इन फैक्ट पे काम करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है, उसका जो एक मुख्य हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य हिस्सा आपका ब्रेन या आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क एक विशेष प्रकार की आप ये कह सकते हैं कि आकृति है जो जिससे आपका पूरी बॉडी तो संचालित होती है, लेकिन ये पूरी सृष्टि भी संचालित होती है। यानी कि मेरे लिए अगर ये पूरी सृष्टि का संचालन है तो ये मेरे ब्रेन से, जिस दिन तक मेरा ब्रेन है इस दिन तक ये सृष्टि है। जिस दिन ये ब्रेन नहीं रहेगा उस दिन ये सृष्टि मेरे लिए खत्म हो जाएगी। तो ब्रेन की हम बात करते हैं, इसके कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो ब्रेन है इसका अगर आप वेट देखेंगे तो जो मेल हैं आदमी के ब्रेन का अगर वेट आप देखेंगे तो 1400 से 1450 ग्राम मेल यानी कि आदमी के मस्तिष्क का वेट है। और अगर आप फीमेल का वेट देखेंगे ब्रेन का तो वो 1300 से 1350 ग्राम होता है। दूसरी स्पेशल चीज़ है कि जो हमारा ब्रेन है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिन कोशिकाओं का नाम है न्यूरॉन। करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन मिलके जो है हमारे ब्रेन का निर्माण करते हैं। तीसरा जो फैक्ट है कि प्रत्येक न्यूरॉन्स के बीच में, यानी कि अगर दो न्यूरॉन्स के बीच का आप देखेंगे तो एक दूसरे से डायरेक्टली टच नहीं होती है, उनके बीच में जगह होती है, खाली स्पेस होता है। उस स्पेस का नाम है सिनेप्स। इस सिनेप्स पे जो है न्यूरॉन्स कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक दूसरे पे केमिकल की बौछार के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है सिनेप्स। ब्रेन के 3 हिस्से, उनके कार्यों के आधार पे 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो आपका है उसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और कुछ हिस्से और हैं। पीछे में से हिंड ब्रेन है और बीच में आपका जो मिड ब्रेन है। तो आपका फोर ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन, ये हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं और पंच कर्म इंद्रियां हैं, इन सब का संचालन करने का काम करती हैं। यानी कि पंच ज्ञान इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं उनका एनालिसिस करके हमारा फोर ब्रेन और हमारा हिंड ब्रेन हमारी जो फंक्शनल या जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं। और एक सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्री की आपने बात सुनी होगी। तो छठी इंद्री जिन लोगों की डेवलप होती है उनका मिड ब्रेन डेवलप होता है। मिड ब्रेन से जो है छठी इंद्री या सिक्स सेंस डेवलप होता है। तो इसमें आप ये समझिए कि जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो तो आप डायरेक्ट आपके एटमॉस्फेयर से लेना देना रखती हैं, लेकिन जो छठी इंद्री है वो कहीं ना कहीं आपकी पैरासाइकिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन इन्फॉर्मेशन को, यानी कि कोई घटना जो बाद में होनी उसको आप पहले ही समझ लेते हैं कि शायद आज कोई ऐसी घटना हुई, या कुछ भी इस तरीके की घटनाएं या आपको अचानक से आ जाती हैं। तो ये पैरासाइकिक टाइप की जो घटनाएं हैं ये आपका मिड ब्रेन संचालित करता है। और योग अभ्यास के द्वारा जो है मिड ब्रेन की एक्सरसाइज से उसको कई लोग जो है सिद्ध कर जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि हमारे ब्रेन को के दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट हेमिस्फीयर आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। तो इसको आप अगर योगिक एक्सरसाइज से किस तरीके से इनको बैलेंस किया जाए, उसमें आप देखते हैं जो हम सूर्यवेदी प्राणायाम करते हैं, जो हम चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं, जो जितने भी प्रकार के हम प्राणायाम करते हैं, ये आपके लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करने का काम करती हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो ब्रेन का बायां हिस्सा है वो शांति प्रिय कामों को करता है। जैसे कि हम लर्निंग कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, उससे हमारा क्या है, बायां दिमाग जो है वो जागृत होता है। और जब हम कोई भी हाइपर काम करते हैं, जैसे कि हमारा उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा राइट हेमिस्फीयर, दायां हिस्सा। तो उसमें लेकिन जब तक ये अपना अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि कई बार कुछ लोगों का बीपी लो हो गया या कुछ ऐसी डिजीज़ आ गई जिनको जो है आपका, यानी कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है बहुत ज़्यादा
एक्टिव हो गया है। बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से क्या हो जाता है कि वो कामों को बहुत ज़्यादा करने लगता है आदमी, और उस कामों को करने से जो है उसकी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। वैसे अगर आप देखेंगे कि आपका राइट हेमिस्फीयर अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होने से क्या होगा, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस तरीके की और सारी आपके शरीर में डिजीज आपको जल्दी गुस्सा आने लगेगा, इस तरीके के काम आपकी बॉडी में होने लगेंगे। तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, चंद्रवेदी प्राणायाम, सूर्यवेदी, चंद्रवेदी प्राणायाम यानी कि ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी क्या करती है, आपने ईड़ा नाड़ी क्या करती, ठंडा करने का काम करती है। आपने सांस भरी, वो क्रॉस करके जो है आपके, क्योंकि भेदन है ना, भेदती है ठंडी वायु आपकी जो नाड़ियां हैं उनको भेद करके आपके राइट ब्रेन को, जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, उसको ठंडा करने का काम करता है। इसलिए चंद्रवेदी प्राणायाम जो है राइट हेमिस्फीयर को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और जब आप सूर्यवेदी प्राणायाम करते हैं तो ये आपके लेफ्ट ब्रेन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शिथिल हो गए, आप बहुत ही ज़्यादा शिथिल हो गए, तो उस समय आपका क्या करता है, पिंगला नाड़ी, क्योंकि ये गर्मी उत्पन्न करती, और ये आपके, क्योंकि वो ठंडी जगह को क्या करने लगता है, स्टिमुलेट करने लगता है। तो ये विज्ञान है, स्वरयोग का विज्ञान है, इसको आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर हम समझ गए हैं, और सभी प्रकार के जो प्राणायाम है उन प्राणायामों से जो है इनको बैलेंस किया जाता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, उन जीवों में सबसे ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल है, सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट जीव है वो मनुष्य है, और मनुष्य के बाद जो दूसरा जीव है वो है डॉल्फिन। तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी थ्योरी आप पढ़ोगे, चाहे भारतीय दर्शन की पढ़े, चाहे आप पाश्चात्य दर्शन की पढ़ें, चाहे आप लैमार्कवाद पढ़ते हो, चाहे आप डार्विनवाद समझ पढ़ते हो, चाहे आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हो, चाहे आप सांख्य दर्शन पढ़ते हो, या कोई सा भी दर्शन आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको हमेशा ये लगेगा कि प्रकृति ने तो सभी जीवों को एक जैसा बनाया, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति जो है हमेशा जानने की रही है, हमेशा खोजी प्रवृत्ति रही है, हमेशा खोज करने की प्रवृत्ति। जितने भी उपनिषद आप पढ़ोगे, उपनिषदों की रचना खोज के आधार पर हुई है। जब मनुष्य के भीतर सवाल उत्पन्न हुए, किसी भी चीज़ को देख के उससे ये लगने लगा कि ऐसा क्यों, तो उसने जो खोज की वही उपनिषदों की प्राप्ति हुई, उस उपनिषदों की रचना उनसे हुई। तो इससे ये पता चलता है कि मनुष्य अगर आज सबसे शक्तिशाली जीव पृथ्वी के ऊपर है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये शुरुआत से ही खोजी प्रवृत्ति कर रहा है। उसने हमेशा संघर्ष किया है, और आज जैसा मनुष्य है वैसा आज से हज़ारों साल पहले नहीं था। आदि मानव के समय से धीरे धीरे जो है मनुष्य इस तरीके का हुआ। शरीर के स्तर पे भी, मन के स्तर पे भी, और मस्तिष्क के स्तर पे भी मनुष्य ने लगातार तरक्की की है। इसके अलावा हम मनुष्य के बाद अगर कोई सबसे इंटेलिजेंट जीव धरती पे है तो वो डॉल्फिन है, एक समुद्री जीव है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जीव है। इसके अलावा ये कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसमें 70% हिस्सा वाटर का है, 70% हिस्सा वाटर है, बाकी 30% हिस्सा बाकी चीज़ें। तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है कि पानी पीने की और शरीर में वाटर या मिनरल्स को बैलेंस करने का जो काम है, योग विज्ञान में इसको अच्छे से बताया गया। बहुत सारा पानी पीने की इसमें क्रियाएं करवाई जाती हैं। इसके अलावा हमारा ब्रेन जो है फैटिस्ट ऑर्गन है, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 3 चीज़ें हैं जो ऊर्जा देते हैं शरीर को, और शरीर को बनाने का भी काम करते हैं। तो फैट सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। हमें पता है कि हमारा ब्रेन, ये भी हमको पता है कि टोटल ऊर्जा का 20% हिस्सा जो है सिर्फ ब्रेन ले लेता है, यानी कि ब्रेन को आपकी टोटल ऊर्जा का 20% हिस्सा चाहिए होता है, बाकी 80% पूरी बॉडी यूज़ करती है। इसलिए जो है फैट, क्योंकि फैट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती, तो फैट आपकी बॉडी के कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा है। और जितना भी आप एनर्जी लेते हैं, जितना भी आप ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, उसके बाद जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का भी 20% हिस्सा आपका ब्रेन ले लेता है। तो 20% हिस्सा जब आपका ब्रेन ले लेता है, तो इसके लिए योग में जो है प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है। और प्रत्येक आसन के साथ हम क्या करते हैं, एक्सेलेशन और इनहेलेशन का काम करते हैं, यानी कि डीप ब्रीथ हम हमेशा करवाने का अभ्यास करवाते हैं। उससे क्या होता है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन मैक्सिमम आपकी बॉडी में पहुंचे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा निकाल के आपको दुरुस्त रखने का काम कर सके। और ये भी कहा जाता है कि मनुष्य के ब्रेन में एक दिन में, अगर आप पर डे की बात करें, तो 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं। पूरे दिन भर में 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं। उसमें भी 80% विचार जो है नेगेटिव होते हैं, जो अपने खिलाफ, समाज के खिलाफ और इस तरह के होते हैं। और कई बार तो
आदमी को पता भी नहीं होता है कि मैं मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, फिर भी जो है विचारों का प्रभाव बना रहता है। इसी को योग में जो है वृत्ति कहा गया। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो ये वृत्तियाँ जो है आप यहाँ पे समझे तो ये थॉट प्रोसेस है। इन थॉट्स को ख़त्म कर देने का ही जो अभ्यास है वो योग का अभ्यास है। ये अनावश्यक जो प्रवाह आपके दिमाग में चल रहा है, कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा, आज क्या हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया, ये सारे अनावश्यक अलग अलग चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही है, तो वास्तव में यही वृत्तियाँ हैं। और यही वृत्तियाँ जो आपको भौतिकवादी बनाए रखती हैं। यही वृत्तियाँ आपको जो है किसी चीज़ में उलझाए रखती है। चाहे आपको भौतिक स्तर पर तरक्की करनी है, चाहे आपको आध्यात्मिक स्तर पर तरक्की करनी है, उसका एक ही साधन है, आपको इन वृत्तियों को जो है रोकना पड़ेगा। अगर आपको भौतिक स्तर पर भी तरक्की करनी, तो आपका जो भी लक्ष्य है जीवन का, उस लक्ष्य के लिए आपको उस लक्ष्य को अपना टारगेट बनाकर उसी को फोकस करके और उसी विचार को आपके दिमाग में रख के जो है आगे बढ़ना होगा। चाहे आपको आध्यात्मिक स्तर पर आपको ब्रह्म की प्राप्ति भी करनी है, तो भी आपको चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। तो और उसके लिए जो है ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम, त्राटक और विभिन्न प्रकार के बैलेंसिंग आसनास हैं, जिनके लगातार अभ्यास करने से जो है आप विचारों को या वृत्तियों को लगातार अपने ऊपर आने से, हावी होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन की जो मेमोरी है, हमारे जो ब्रेन की मेमोरी है, उसमें अगर आप हार्ड डिस्क समझें तो वो हिपोकैम्पस नाम से है, जो हमारे ब्रेन की मेमोरी जहाँ स्टोरेज होती है। यानी कि मेरे पूरे जीवन की जो मेमोरी मेरे ब्रेन में जो विद्यमान है, वो हिपोकैम्पस नाम का एक स्थान है, वहाँ पर संचित होती हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें इसकी मेमोरी कभी भी फुल नहीं होती है, अनलिमिटेड है। आप जितना चाहें उतना लर्न करके इस मेमोरी में स्टोरेज कर सकते हैं, ये कभी भी फुल नहीं होती है। इसलिए जो है योग के अभ्यास से कई लोग अपनी मेमोरी को इतना शार्प कर देते हैं लगातार, क्योंकि अनावश्यक थॉट्स को रोक के, अनावश्यक प्रवृत्तियों को रोक के जो है स्पेसिफिक जो थॉट है और स्पेसिफिक जो कार्य उन्होंने किए हैं उनको ही संचित करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि उन लोगों में, कुछ लोगों में हम देखते हैं कि उनका ब्रेन बहुत शार्प है, कुछ भी एक बार में देख लेते हैं याद हो जाता है, कुछ भी एक बार में सुनते हैं याद हो जाता है। तो वो स्पेशल लोग होते हैं जो लगातार योग अभ्यास से अपने ब्रेन को शार्प करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक एमिगडाला नाम का एक जगह हमारे ब्रेन में है जो डर का स्थान है। यानी कि किसी भी प्रकार का भय हो, छोटे से लेके बड़ा तक, छोटी सी इंजरी से लेके जो है मृत्यु तक का जो भय है, वो एमिगडाला में संचित होता है या वहाँ से स्टिमुलेट होता है। ये कहा जाता है कि जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। इन पंच क्लेश में जो है अभिनिवेश, अगर आप पहले 4 क्लेशों पे विजय प्राप्त कर भी लेते हो, फिर भी 5वें प्रकार का जो क्लेश है वो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों में भी देखा गया है कि लोग मरना नहीं चाहते, कोई कितना ही सिद्ध पुरुषों मरना नहीं चाहता। तो योग अभ्यास जो है इन सब की का अध्ययन आपको करवाता है, इन सब की प्रैक्टिस करवाता है। क्योंकि जिस दिन आपको ये पता लग गया कि जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है, उस दिन आपका अंदर का जो अभिनिवेश है, यानी कि मृत्यु का जो भय है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर सर्जरी के माध्यम से आपका एमिगडाला निकाल दिया जाए तो आपके अंदर का भय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो भय इस तरीके से ख़त्म होना कई बार घातक भी हो जाता है, लेकिन योग एक ऐसा अभ्यास है जो आपके भय को बिना एमिगडाला को निकाले भी समाप्त कर सकता है। योग अभ्यास के द्वारा ये संभव बताया गया है। दूसरा, ये बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन की क्षमता कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन की नहीं अपितु संपूर्ण शरीर की क्षमता कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कम मात्रा में हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड जब मसल में जमा होता है तो वो जगह थकने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, डीप इनहेल करते हैं। डीप इनहेल करने से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती है, और वो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड से क्रिया करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजन जो है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वाटर निकालता है और ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा जो है फिर आप अपने वर्कआउट में यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि प्राण ऊर्जा का एक मुख्य अगर पार्ट आप समझें, बहुत सारे पार्ट में से एक मुख्य पार्ट आप समझें तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जितना आप मैक्सिमम इनटेक करेंगे उतनी आपकी ऊर्जा इनर्जेटिक बनी रहेगी। ब्रेन को संचालित करने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके शरीर, आप टोटल अमाउंट जो ऑक्सीजन की इनटेक कर रहे हैं उसका 20% आपका ब्रेन ले ले रहा है।
अगर आप सोचिए अगर आप बहुत कम ऑक्सीजन लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है उतना ज़्यादा डैमेज होगा। और ये भी कहा जाता है कि हमारे जो ब्रेन्स की जो छोटी-छोटी सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, इनमें पुनर्उद्भवन की क्षमता बहुत कम होती है। पुनर्उद्भवन यानी कि रीजनरेशन की पावर इनमें बहुत कम होती है। वो कम क्यों होती है? क्योंकि भैया आप ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन जितनी वहाँ कम पहुँचेगी उतना जो है वो रीजनरेट कम होगी। तो इसके लिए जो है अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम किसी को चल रही है, चाहे वो साइकिक लेवल पे हो, चाहे वो मसल के लेवल पे हो, चाहे वो सेल के लेवल पे हो। कुछ लोगों को ट्यूमर हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ अलग-अलग समस्याएँ ब्रेन की हो जाती हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, अलग-अलग समस्याएँ। तो आप उस समय जो है प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होगा कि आप मैक्सिमम ऑक्सीजन बॉडी को पहुँचाएँगे, उसका 20% हिस्सा आपके ब्रेन को जाएगा और वो कुछ ना कुछ अपने आप को रिकवर करने का काम करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब आदमी को भूख लगती है तो उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। उसका कारण ये है कि न्यूरोपेप्टाइड ट्रांसमीटर होते हैं बॉडी के अंदर। न्यूरोपेप्टाइड ट्रांसमीटर होते हैं जो भूख लगने पे एंगर या गुस्से को स्टिमुलेट करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं, आप रात की पूरी नींद लेने के बाद जब आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने पे आपके ब्रेन की अगर ऊर्जा को उस समय वॉट में चेक किया जाए, तो ये कहा जाता है कि 10 वाट का बल्ब उस समय आपके ब्रेन से जल सकता है। यानी कि इतनी ऊर्जा आपके पास होती है। इसीलिए जो है योग में योग निद्रा जैसी योगिक क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। योग निद्रा आपकी 8 घंटे की नींद और आधे घंटे की योग निद्रा लगभग बराबर होती है। तो योग निद्रा का अभ्यास इसलिए कराया जाता है कि आपका माइंड जो है वापस से अपने आप को रिफ़िल कर सके, जो उस पे ऊर्जा का लॉस हुआ है, ह्रास हुआ है, उस ऊर्जा को वापस रीजनरेट कर सके। और सुबह उठने का साइंस तो भारतीय दर्शन में पहले से है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो बात कही गई है वो योग विज्ञान में शुरू से कही गई है। आप सुबह उठते हैं, उससे एक तो ये होता है कि रात भर जब आप सोए हुए थे तो आपके न्यूरॉन्स रिलैक्स थे और जब आप उठते हैं तो वो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा, उस समय एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से क्लीन होता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आप ले पाते हैं, जिसके कारण जो है अच्छी सी ऊर्जा आपकी बॉडी में बनती है और आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। तो लर्निंग का काम हो, आपको योग अभ्यास करना हो या किसी तरीके से भी जो दिमाग के काम हैं, वो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं तो उसमें आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल डेथ है, मेडिकल साइंस में एक बायोलॉजिकल डेथ आपने सुना होगा। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब है कोमा की स्थिति, जिसमें आपका ब्रेन डेथ हो जाता है। तो ब्रेन डेथ होने की स्थिति को जो है बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। इसके अलावा जो है न्यूरॉन आपके शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल्स हैं। आपके शरीर में जितनी भी सेल हैं, छोटी-छोटी कोशिकाएँ हैं, उन कोशिकाओं में सबसे अगर लार्जेस्ट कोशिका आप बताएँगे तो वो न्यूरॉन है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन पे हमने योगिक इंटरवेंशन पे देखा। इसके अलावा अगर हम इसका सारांश रूप में लें तो हम यही कह सकते हैं कि योग अभ्यास मनुष्य ने चाहे और अनचाहे दोनों स्थितियों में किया है। आप चाह रहे हैं, चाहे आप नहीं चाह रहे हैं, तो भी आप योग कर रहे होते हैं। लेकिन योग हम इसलिए करवाते हैं कि आप अवेयर होके करें। आप अवेयर होके जितना करेंगे, अवेयर होके जितना आप योग अभ्यास यानी कि साँस तो मुझसे ले ही रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ साँस लेने से आपका जीवन सुखद हो जाता है और आपकी एक्टिविटीज़ जो है, जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये वीडियो था, आगे फिर बात करेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।